दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस क्लास में आप पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के होंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, चाहे आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथमेटिक्स हो या फिर संस्कृत हो। तो सभी वीडियोज आपको डेली 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, पहले आप वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ आपको लगता है कि यहाँ से कुछ बेनिफिट होगा सीटेट के लिए, एपीटेट के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा लोग इस क्लास को देख पाए। पहला प्रश्न यहाँ पे, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? संज्ञानात्मक विकास, पहला ऑप्शन, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना। तो भाई अगर हम लगातार परीक्षाएं करा रहे हैं तो इससे क्या बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि परीक्षा से विकास नहीं होगा ना। दूसरा ऑप्शन है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हों। तो पारंपरिक पद्धतियों को हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें हमेशा कुछ नया करना है, ठीक है। और बच्चों को भी खोज के अवसर देना है, जो परंपरा से चलता आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। तो ये कमज़ोर हो गया ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ये ऑप्शन सही है। तो पहले प्रश्न के लिए आंसर क्या मिलेगा? संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्पित होता है? तो अगर वातावरण अच्छा है, विविधतापूर्ण वातावरण है, समृद्ध है वातावरण, किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो रहा है, तो बच्चा सीखने के लिए तत्पर होगा और उससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी अच्छे ढंग से हो पाएगा। तो यहाँ पे बेहतर ऑप्शन मिला आपको, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास है मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक अमापनीय या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। आप सभी जानते होंगे निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास जन्म से मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। तो यहाँ पे मानव विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न देखिएगा, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ये क्वेश्चन आपको एज इट इज याद कर लेना है कि प्रकृति पोषण विवाद का संबंध किससे है। ऑप्शन है यहाँ पे, आनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान या फिर वातावरण एवं पालन पोषण। बहुत बढ़िया, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रीति, सोमी, अफसाना बानो, जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। क्वेश्चन नंबर 3 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे, आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है ये प्रकृति और पोषण विवाद। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है जो एक्टिव ना हो, जिससे समाज बच्चे में सामाजिकरण का विकास ना हो? तो देखिए, परिवार से तो होता ही है, परिवार प्राथमिक कारक माना जाता है। और स्वास्थ्य क्लब, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है स्वास्थ्य क्लब, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सामाजिकरण की भावना का विकास होता है बच्चे में, ठीक है। इको क्लब में भी होता है। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय, जो पुस्तकालय होगा वो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न देखिएगा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, ये प्रश्न बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं क्योंकि इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि किस पहलू की उपेक्षा होती है। उपेक्षा का मतलब है किसको इग्नोर किया जाता है या अवहेलना किसकी होती है। तो वाइगोत्स्की, बहुत सारे लोग वाइगोत्स्की देखते ही इसका ऑप्शन लगा देते हैं सामाजिक, और फिर कहते हैं कि सर आपने ही बताया था कि वाइगोत्स्की का संबंध समाज से। नहीं भाई, यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन सकारात्मक है या नकारात्मक। उपेक्षा लग गया मतलब क्वेश्चन निगेटिव है। तो अब आपको देखना है, वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में सामाजिक तत्वों की बात करते हैं। सामाजिक तत्वों की बात का मतलब ये हुआ कि बच्चे समवयस्कों के द्वारा अंतःक्रिया के माध्यम से समाज में सीखते हैं। ये बात वाइगोत्स्की ने कही, बिल्कुल बात सही है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उपेक्षा, तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की है, जबकि सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, भाषा को महत्वपूर्ण माना है। तो जैविक कारक की उपेक्षा की है। इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 वर्ष के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है, मतलब कौन सा स्तर होगा? पियाजे से ये क्वेश्चन है
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे ने, 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी यहाँ पे इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी 0 से 2, फिर थी इनकी पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, फिर था 7 से 11 मूर्त, फिर था अमूर्त। तो जब बच्चा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बच्चा 1 वर्ष का है, क्वेश्चन में ही इन्होंने आंसर दे दिया है अगर आपने सिद्धांत को पढ़ा। अब 1 वर्ष बच्चा किसके अंतर्गत आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसी में होता है 0 से 2 वर्ष और इसी में बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से सोचता है, सीखता है और देखता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। एक बार वीडियो को आप सभी लोग मिलकर के लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। रिया नाम की कोई लड़की है, वो देखिए पिकनिक जा रहा होगा क्लास स्कूल की तरफ से, तो क्लास के कुछ बच्चे हैं उसमें से रिया है, कहा जा रहा है रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। ये सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। ये सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, रिया जो है ये ऋषभ से सहमत नहीं है। ऋषभ चाहते हैं कि पिकनिक जाया जाए लेकिन रिया सहमत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नियम फॉलो होगा, जो कॉन्सेप्ट दिया है अनुकूलन का, आत्मसातकरण का, समायोजन का पियाजे ने, उसी से ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए सहपाठी का विरोध हो रहा है, अर्थात सहयोग की नैतिकता से संबंधित होगा। सहयोग हो रहा है ना, यहाँ पे सहमत नहीं है। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे सहपाठी का जो विरोध हो रहा है वो सहयोग की नैतिकता को दर्शा रहा है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का सिद्धांत का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो स्टर्नबर्ग ने जो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है उसमें 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि। तो यहाँ पे व्यावहारिक भी दिया है। ठीक है, अब आपका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे 8वें प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे उत्तर मिलेगा, एक रूप पूछा जा रहा था, हमने आपको तीनों बता दिए, व्यावहारिक यहाँ पे दिया है तो व्यावहारिक वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, व्यावहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, विश्लेषण बुद्धि। तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। प्रीवियस क्लासेज जो हुई हैं उनके वीडियोस के लिंक हमने ट्रिकी वीडियोस, संस्कृत की और हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, पहले कमेंट में, ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतनी सुविधा आपको हो सकता है किसी अदर चैनल पे ना मिले, आपको कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, इतना आप चेक करिएगा और उन वीडियोस को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपने पढ़ लिया है, बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो जो लोग इसका आंसर कर रहे हैं एल्फ्रेड बिने, उनका जवाब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एल्फ्रेड बिने बिल्कुल सही होगा। बुद्धि परीक्षण बुद्धि की माप का सबसे अच्छा साधन है और इसका जो निर्माण है सबसे पहले एल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। पहला ऑप्शन ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। दूसरा ऑप्शन सही सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना व समझना व लिखना, या फिर व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो भाई ध्वनि संबंधी जागरूकता का यहाँ पे व्याकरण से नियमों से कोई संबंध नहीं होगा। अब पूछा जा रहा है किस क्षमता से संबंधित है। सिंपल सी बात है, अगर आप डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे तो ध्वनि वाली बात कही जा रही है और ध्वनि वाला ऑप्शन भी है यहाँ पे। ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व इसमें हेर फेर करने की योग्यता से संबंधित है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये क्षमता होगी चिंतन करने की तभी तो आप जागरूक कर पाएंगे, ध्वनि संबंधी जागरूक कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद यानी जेंडर बायस से हमने आपको हर जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए आपने खुद देखा होगा, हर पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल करेगा या नहीं करेगा ये आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के रसान्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तीसरा ऑप्शन है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। जेंडर बायस यानी लिंग विभेद, लिंग विभेद अगर किया जा रहा है तो कक्षा में किस तरीके से प्रभावित करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, यहाँ पे विद्यार्थियों के रसान्मुख
प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बनेगा, क्योंकि जब भेदभाव होगा कक्षा में, पक्षपात होगा, तो कहीं ना कहीं से देखिए कक्षा प्रभावित होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लिंग भेद शिक्षार्थियों की मानसिकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और इसी के फलस्वरूप निष्पादन पे, रासायनिक पे प्रभाव पड़ता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा सीखने की एक शैली का उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। चाक्षुष का मतलब जानते हैं विजुअल, जिसको आप देख करके सीख सकें, तो ये बेहतर होगा। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में अगर हम देख करके सीखते हैं, ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संग्रहण में तो डेटा कलेक्शन हो जाएगा ना, तो बेहतर ऑप्शन आपको देखना है ऑप्शन नंबर ए। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, बाद में योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वो क्या कर रहा है? पहले शिक्षक ने क्या किया? कक्षा के कार्य को कलेक्ट किया, फिर उसको पढ़ाया, फिर उसकी प्लानिंग की योजना बनाया, फिर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करा। तो क्या ये सीखने का आकलन कर रहा है? सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, या फिर सीखने के समय आकलन? तो भैया यहाँ पे सीखने के समय तो आकलन हो नहीं रहा है, सीखने का भी आकलन नहीं हो रहा। कहा क्या जा रहा? अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है। आकलन जो होगा उससे कुछ हम सीखेंगे, तो जो आकलन किया जा रहा है किस लिए हो रहा है? सीखने के लिए। ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन पर अधिक कार्य का बोझ होता है? नहीं, यहाँ पे भी परीक्षा पे बल दिया जा रहा है, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए दूसरा ऑप्शन देखिए, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। सी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, या फिर व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सही। देखिए कहा क्या रहा है? वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, मतलब ऐसे शिक्षक जो आकलन होता है विद्यालय आधारित उसके अंतर्गत कार्य करेंगे, तो वो व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखेंगे। ठीक है, तो आंसर मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो भैया ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, जैसे हम आपसे पूछें कि यही वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछें तो यहाँ पे आप कुछ सोच करके आंसर करेंगे, ना कि यस और नो में आंसर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे अपसारी होगा या विश्लेषणात्मक होगा, मुक्त अंत होगा या फिर समस्या समाधान होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। ग्रेडिंग वाले सिस्टम और अंक वाला, भाई पहले यूपी बोर्ड में भी यही था, अंक था, ग्रेडिंग नहीं था, धीरे धीरे ग्रेडिंग आया। तो ये किस प्रकार का संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक रूप से ग्रेड अंकों से अलग अलग संबंध रखता है। एनालिसिस मेथड के द्वारा आप इसको पता करते हैं कि किस तरीके से अलग है। छात्राएं, पहला ऑप्शन, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। दूसरा ऑप्शन है, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमता रखी हैं। छात्राएं के संबंध में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो लड़कियां हैं उनको मैथ कम आती है, लड़कों को ही मैथ आती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे बी ऑप्शन बढ़िया है कि अपने उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अब कहा जा रहा है यहाँ पे, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने के कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? मतलब दिक्कत किस में हो रही है? पढ़ने में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 2 से 3 नंबर आपको ये टॉपिक भी दिला सकता है, इसके लिए भी डिटेल वीडियो बना है। अधिगम संबंधी विकार बाई वनडे एग्जाम स्टडी अगर आप लिखेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा समावेशी शिक्षा। इसी में हम क्या करते हैं, बिना किसी भेदभाव के हम सभी के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं स्कूल के अंतर्गत। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित हैं।
तो किससे संबंधित है ये? प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। 19वां प्रश्न आप सबके सामने, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन, ये किसके गुण है? तो ये प्रतिभा के साथ संबंधित होंगे। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन? स्मरण वाले यानी याद करने वाले, तो ये अपने आप में निगेटिव हो गया। समझ आधारित, ये हो सकता है आंसर। सर्जन यानी सृजनात्मक क्वेश्चन या फिर विश्लेषण वाले क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 20 के लिए यहाँ पे बेहतर ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन ऐसे हों जो सृजनात्मकता से जुड़े हों, क्रिएटिविटी से जुड़े हों, नवाचार से जुड़े हों, जिसमें कुछ नया करने के लिए हो। तो ऐसे क्वेश्चंस पे अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, गणित में अधिगम नियोगिता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अधिगम नियोगिता का आकलन करना है गणित में। अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग या फिर उपलब्धि। तो देखिए, हमने आपको कई बार बताया है निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, हम कमियों को पता लगाते हैं। तो यही सबसे अच्छा टेस्ट होगा। इसमें हमें पता चलेगा कि बच्चे को किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, फिर उसको दूर करने के लिए हम उपचारात्मक परीक्षण करते हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। 22वां प्रश्न, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। क्वेश्चन नंबर 22, चित्र। अगर हम कहीं भी कुछ पढ़ा रहे हैं और फिगर का प्रयोग कर रहे हैं तो इस पे उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने में चित्र जो है मदद करते हैं। बच्चों को हेल्प मिल जाती है। अगर आप चित्र के द्वारा पढ़ाते हैं, नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं, तो बच्चे को समझने में आसानी रहती है। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों में सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। यहाँ पे स्वतंत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप सबके सामने। तो एल्बर्ट बंडूरा ने बात की थी मॉडलिंग की यानी प्रतिरूपण की। इन्होंने कहा था कि बच्चों में सीखने, इनका आपको सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उसी सिद्धांत में इन्होंने कहा कि बच्चों में सीखने के लिए मॉडलिंग एक अच्छा तरीका है। मॉडलिंग के तरीके से बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई बालक जैसे मान लिया बच्चा छोटा है और मोटू पतलू आपने देखा होगा, बच्चे सीरियल देखते हैं तो फिर वैसे ही वो कॉपी करने लगते हैं ना। अर्थात मॉडल से बच्चे क्या है, सीखते हैं कुछ ना कुछ, या कोई उनका कोई फेवरेट एक्टर हुआ तो उसको वो कॉपी करने लगेंगे, है ना। तो ये एक चीज़ है, इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य ज्ञान का सक्रिय निर्माण, या फिर अन्वेषणपरक सीखना और स्वतः खोजपरक संबंधी पद्धतियाँ। आगमन निगमन विधि आपने अगर पढ़ी होगी तो आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे। निगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा होती है, और आगमन में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। शिक्षण सूत्रों की बात हो रही है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं तो उनका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये कॉन्सेप्ट या ये विचार किसका है, थॉर्नडाइक का, पियाजे का, वाटसन का, वाइगोत्स्की का। क्वेश्चन नंबर 25। तो ये देखिए यहाँ पे त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। अगर आप किसी बच्चे को कोई एक अवधारणा सिखाते हैं और वो प्रयोग करता है, ठीक है, अभ्यास की बात आ गई, तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सब किसने दिए थे बताइए, थॉर्नडाइक ने दिए थे ना। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 26वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, विचार करना, समानुभूति देना। एक ऑप्शन और होना चाहिए था यहाँ पे, बताते हैं आपको क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 आप सबके सामने। याद करना, विचार करना, समानुभूति देना। बी ऑप्शन में आप ऐड कर लीजिएगा, गतिक प्रक्रमण होगा यहाँ पे। तो संवेगात्मक बुद्धि से किसका संबंध होगा क्वेश्चन नंबर 26 में? सहानुभूति देना या फिर समानुभूति देना। क्वेश्चन नंबर 26
समानुभूति देना। ठीक है, समानुभूति देना इसका सही जवाब मिलेगा, क्योंकि समानुभूति देना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो क्या है? आंतरिक बल जो प्रोत्साहित, आपको मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोटिवेट ही कहते हैं। अभिप्रेरणा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको अभी दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या फिर उत्प्रेरणा? अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव, मोटिवेशन के साथ साथ क्या जरूरी है यहाँ पे फैक्ट, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आवश्यकता, आपने सुना होगा एक कहावत कही गई, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में पहला कदम माना है। दो तरीके की आवश्यकताएं होती हैं, जैविक आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताएं। तो अभिप्रेरणा जो है यहाँ पे पूछा जाता है अभिप्रेरणा के साथ कौन सा संबंधित होगा, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे आवश्यकता, क्योंकि जब आपको आवश्यकता होगी तभी आप कुछ कार्य करने के लिए शुरुआत करते हैं और तभी आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो 28 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने, यहाँ पे पहुंचने होगा और यहाँ पे प्रेरणाएं होगा, और व्यक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार की प्रेरणाएं? प्रभावी, भावनात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी? क्वेश्चन नंबर 29 सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे भावनात्मक प्रेरणाएं। तो 29 के लिए आपका सही जवाब आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, ऊपर आई बटन में देखिएगा सीटेट जुलाई के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हमने ऐड कर रखे हैं, उनको देखिए, आपका अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, 29 के लिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन होगा, और यहीं पे आपको ट्रिकी वीडियोस के भी लिंक दिखेंगे, उनको भी आप क्लिक करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा वेट करिए, वीडियो को छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये क्या प्रभावित करेगा? वो भी सकारात्मक नहीं। फेल हो जाने का भय किसको प्रभावित करेगा? सहपाठियों से प्रतियोगिता या फिर अर्थपूर्ण संबंध या फिर देखिए दबाव तो अपने आप पे निगेटिव हो गया कि माता पिता का अगर प्रेशर रहता है बच्चे पे तो ये तो निगेटिव हो गया, अर्थात यहाँ पे आंसर आएगा अर्थपूर्ण संबंध। और आपको यहाँ पे हम सॉल्व करा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में कौन सी शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावशाली होगी? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो चार ऑप्शन है चारों ही प्रभावशाली है, उन चारों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा है ये आपको बताना है। तो गलत ऑप्शंस आप कैसे हटाएंगे, इसके लिए हमने आपको एक ईवीएस की ट्रिक वीडियो बना रखी है, और ईवीएस 1 घंटे 46 मिनट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देखिए। ठीक है, तो उसमें हमने क्या बताया आपको कि याद करने वाली बात को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन गलत। यहाँ पे दिखाया कहा जा रहा है कि हम खेल कार्ड बनाएं और शिक्षार्थियों को दिखाएं। यहाँ पे क्या है, टेलीविजन पर हम कार्यक्रम दिखाएं। यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और अलग अलग खेल दिखाना। तो सबसे प्रभावशाली कौन सा होगा कि हम बच्चों को खेल के मैदान में ले जाएं और अलग अलग प्रकार के खेल दिखाएं। ये क्यों सही होगा, क्योंकि इससे बच्चे प्रत्यक्ष रूप में देख करके ज्ञान अर्जित करेंगे, बच्चे एक्टिव रहेंगे और वास्तविक जीवन से जोड़ करके ज्ञान यहाँ पे दिया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर डी। एनसीएफ 2005 भी इसी का समर्थन करता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न प्रयोगों का प्रयोग कर रही है? बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए यानी दूसरे अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए, तर्क शक्ति का विकास करने के लिए, पाठ योजना का पालन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रही है, 3 तरीके का प्रयोग कर रही है।
सबसे बेहतर ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए वो ऐसा नहीं कर रही, ना ही पाठ योजना। वो इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने एक सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि हम जो है बच्चों को जो ज्ञान दे रहे हैं वो कई तरीकों से दे सकते हैं, प्रभावशाली ज्ञान होगा। तो यहाँ पे कई तरीकों से वृत्त चित्र भी दिखा रही है, चार्ट का प्रयोग कर रही है और पार्क में भी ले जा रही है, नलिनी नाम की अध्यापिका। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। पहला है यहाँ पे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पढ़ाना है उसको, ठीक है। वृक्षों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बहुत अच्छी बात है ये। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता, ये भी सही है। वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता, ये भी सही है। विद्यार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना, तो सिर्फ भंडार दिखाने से बच्चे समझ जाएंगे वृक्ष संरक्षण के बारे में, ये कम प्रभावशाली है, ठीक है। आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, गलतियाँ आपसे ये हो जाती हैं कि आपने आंसर तो ये पहचान लिया, पेपर में गोला क्या भर दिया, डी। अब डी भर दिया तो फिर ये वाला चेक होगा ना, गलत हो जाएगा आपका। डी का मतलब है यहाँ पे दिया है ना, सी में डी है, ये सी ऑप्शन आप लगाएंगे क्योंकि सी ऑप्शन में कहा जा रहा है चौथा ऑप्शन जो है ये कम प्रभावशाली है। मेन जो उत्तर है ये है, ये तो कूट दिए हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा पेपर में, ठीक है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, ये भी अच्छा है कि अपनाया जा रहा है प्रतियोगिता का आयोजन। यहाँ पे सिर्फ भंडार लकड़ियों का गट्ठर पड़ा है, बच्चों को दिखा दिया जाए, तो इससे क्या समझ पाएंगे बच्चे वृक्ष संरक्षण के बारे में, नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आंचल कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, क्या सुधार करना चाहती, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, अवलोकन कौशलों में। देखिए कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, गहन जांच पड़ताल और कल्पना परक। इसका मतलब है वो क्या चाहती है, आंचल नाम की कोई अध्यापिका है, वो ये चाहती है कि बच्चों में चिंतन कौशल का विकास हो, इसलिए यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, एक टॉपिक है, यदि यह समाप्त हो जाए, जैसे जल समाप्त हो जाए, बिजली समाप्त हो जाए, वायु समाप्त हो जाए, इस तरीके से पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उससे ये जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को समझ नहीं पाए हैं। टीचर ने पढ़ाया यह समाप्त हो जाए, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाए, तो इसका कारण क्या है। बच्चों को अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हो तो उसका रीज़न क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। बच्चों की हम गलती नहीं देते हैं, एनसीएफ 2005 बाल केंद्रीय शिक्षा भी यही कहती है। यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। क्यों नहीं योग्य था भाई, ये तो जरूरी है हमें बताना, बच्चों को जागरूक करना, जल के बारे में, वायु के बारे में, कोई भी टॉपिक हो, यदि यह समाप्त हो जाए तो इसके क्या इफेक्ट होंगे, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है प्रमुख इसका कारण क्या है, बच्चों को समझ में क्यों नहीं आया। इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि जो तरीका था पढ़ाने का अध्यापक का, सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया था। एग्जाम्पल हो सकता ना बताए गए हो, प्रत्यक्ष रूप में बताया ना गया हो कि कैसे क्या होगा, इसके क्या परिणाम होंगे। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो है कि हम बच्चों की गलती नहीं देंगे, ठीक है, हम क्या है सिस्टम की गलती देंगे कि शिक्षण पद्धति का सही प्रयोग नहीं किया गया। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। लाइव देख रहे हैं जितने भी लोग, बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नाम नहीं ले रहे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट से ज़्यादा का हो जाता है और बहुत सारे लोग ऑफलाइन मतलब बाद में देखते हैं वीडियो, जैसे लाइव नहीं देख पा रहे हैं वो बाद में देख रहे हैं, कोई किचन में देख रहा है, तो उनके लिए जो है ये नाम वगैरह नहीं ले रहे हैं। आप लोग नाम वैसे भी आपका होगा जब आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपने पढ़ लिया होगा, आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 के लिए पहला ही ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे अवसर उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है और चीज़ों को खोजें और सीखें, तो ये सबसे बेहतर होगा। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक मुख्य उद्देश्य अवसर उपलब्ध कराना, जैसे ही आपको मिलेगा आप पहचान जाएंगे। प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, ईवीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो कई सारे लोग एनवायरमेंटल साइंस लगा देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। आंसर क्या आएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है, यहाँ पे ला होगा एनवायरमेंटल स्टडीज़। यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको प्रश्न संख्या 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी।
भारत में मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दिल्ली के किधर है। मतलब आपको ये बताना है कि दिल्ली के किस दिशा में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसके लिए हम आपको एक अलग से वैसे वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ मैप वाले प्रश्न होंगे। फिलहाल इसको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा। देखिए, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन क्लास को करने में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझाएंगे कि अब मैप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। कहा जा रहा है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो दिल्ली देखिए सबसे पहले कहाँ है। ये भारत का ही मैप है और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो दिल्ली यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, दिल्ली यहाँ पे है और आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश देखिए कहाँ पे है मैप में, यहाँ पे है दिल्ली, हरियाणा यहीं पे है और जस्ट इसके ऊपर क्या है, हिमाचल प्रदेश। मतलब अगर जैसे आप समझिए, यहाँ पे दिल्ली हमने आपको बताया, तो दिल्ली के कैसे ऊपर है, दिल्ली के ऊपर कहाँ पे है, शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो ये है यहाँ पे मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल, तो ये किधर है, हिमाचल प्रदेश, यानी दिल्ली यहाँ पे था, दिल्ली के सापेक्ष पूछा जा रहा है इधर, तो क्रमशः आपसे पूछा जा रहा है। और ये फिगर हमने इसलिए लगाया जिससे आप समझ पाएँ कि दिशाएं किधर होती हैं, इधर पूरब, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम। यहाँ पे है दिल्ली, दिल्ली के उत्तर में आपका हो जाएगा क्या, उत्तर में क्या था, आपने ऊपर क्या देखा था, शिमला, और दिल्ली के नीचे दक्षिण में क्या हो जाएगा, दक्षिण में क्या देखा था आपने, यहाँ पे फिर से देखिए, दक्षिण में आपने देखा था भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी। तो पहले क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पहले पूछ रहा है मध्य प्रदेश, पहले पूछ रहा है यहाँ पे, एक बार शॉर्ट कर देते हैं हम, अब आपको दिख रहा होगा, पहले पूछ रहा है शिमला कहाँ है, तो शिमला किधर हो गया, उत्तर में, और भोपाल किधर हो गया, दक्षिण में। इसका आंसर आ जाएगा उत्तर और दक्षिण में। आया समझ में। फिर से देखिए, भारत में मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश, ये दिल्ली है, दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश ऊपर, ऊपर मतलब उत्तर, तो आंसर आया उत्तर पहले। फिर क्या कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल मतलब नीचे, नीचे मतलब दक्षिण, तो इसका आंसर आया उत्तर और दक्षिण, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो इसका आंसर आपने टिक कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको समझ में भी आ गया होगा। किताबों में आंसर गलत रहता है, उस पर मत जाइएगा, हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के आपके वीडियो यहाँ पे मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिससे आपके कोई डाउट्स ना रहे। इसका आंसर किताबों में गलत दिया है, चाहे आप यूथ की किताब देखिए या कोई और किताब देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। देखिए, पहले ही ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कड़ा अनुशासन। बच्चों को हम डांटते नहीं, कड़ा अनुशासन नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर समय बच्चे को हम प्रेशर में रखें। अभिप्रेरित करना पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी अभिप्रेरित करना। बाहर की दुनिया 3 मिल गए पॉजिटिव, 1 मिल गया निगेटिव, क्वेश्चन भी निगेटिव था, उद्देश्य नहीं है, तो आंसर मिला आपको यहाँ पे इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए, मतलब किस रोग से पीड़ित हो सकता है जिसको डॉक्टर कहे कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। किससे संबंधित लक्षण आपको दिखाया जा रहे हैं। आंसर मिलेगा यहाँ पे आपको एनीमिया। ठीक है, आंसर क्या मिला आपको यहाँ पे, एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हों। एनसीईआरटी का जो वीडियो आपको दिया था उसी में से है। यहाँ पे आप देखिए, दिख रहा है कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। वहीं 4 ऑप्शन थे, 4 में से 3 दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा यहाँ पे, सेक कर, तल कर और भून कर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। पेड़ कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक। अब रेगिस्तानी लिखा है तो राजस्थान मत लगा दीजिएगा रेगिस्तान देख करके। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ये नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ये भारत का भाग है, ये तिब्बत का भाग है। तो पहली बात ये नेपाल का भाग है। दूसरी बात आपने बहुत बार पढ़ा होगा 8,848 मीटर ऊंचाई होती है। तो बाकी ये दो ऑप्शन 98, 50 वाले वैसे भी गलत हो गए। इन दो में आपको डाउट हो सकता था। ये नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई कितनी है 8,900 मीटर। आइए कुछ और चीज़ें इसके बारे में बताते हैं। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्री सतह से 8,848 मीटर यानी 290 यानी क्या पढ़ेंगे इसको हम 29,029 फुट। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 फुट ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ये नेपाल सागरमाथा जोन और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो नेपाल आपको ऑप्शन में दिया था, वही आपने आंसर लगाया। 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट में और फिर से पूछा जा सकता है। अभी 19 में भी पूछा गया था। कांसा यानी ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। दो धातुएं कौन कौन सी? तांबा टिन, तांबा और लोहा, एल्युमिनियम और टिन, या फिर तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने। सही जवाब मिलेगा यहाँ पे। आंसर क्या आ जाएगा? बहुत बढ़िया, कांसा तांबा। और देखिए पूछा किसके बारे में जा रहा है? कांसा के बारे में। तो कांसा जो है ये तांबा और टिन का मिश्रण है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हो। 4 गुना पूछ रहा है, कुछ लोग 6 गुना समझ करके शेर वाला ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। 4 गुना वाला प्रश्न अलग है, 6 गुना वाला अलग प्रश्न अलग है। तो यहाँ पे 4 गुना तक देख सकते हैं। वे कौन से ग्रुप में लिखे हैं? आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चील, बाज और गिद्ध। 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग, या फिर शिक्षार्थियों से कहें कि अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें। सबसे बेहतर क्या होगा? पोषण वाला टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, तो ये कम प्रभावशाली हो गया। उदाहरण देना ठीक था, लेकिन जब बच्चे अपने टिफिन बॉक्स खोलेंगे तो डिफरेंट कई सारे अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं, सबका लंच बॉक्स अलग अलग होगा, अलग अलग कोई ना कोई लंच लाया होगा। तो ये सबसे बेहतर होगा जो भी, जैसे कोई चना लाया है, कोई गुड़ आंवला ऐसा कुछ लाया है, तो उस पर चर्चा की जानी चाहिए। व्याख्या का मतलब यहाँ पे वैसे तो नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या का मतलब नेगेटिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या है, अवलोकन किया जा रहा है। उसके बाद उसके बारे में बच्चों को बताया जा रहा है कि ये भोजन खाने से ये होता है, ये इससे आपको ये प्रोटीन मिलता है, ये विटामिन मिलता है। तो चर्चा होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन व्याख्या लिखा है और यही आंसर सीटेट ने दिया था, तो ये बेहतर ही है, गलत नहीं है। अगला देखिए। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। तो चिड़ियाघर हम ले जाएंगे। इसमें क्या होगा? दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव क्यों होगा? कक्षा कक्षीय दिगम को वास्तविक जीवन। ठीक है, ये आपको 1 नंबर दिलाएगा ईवीएस में, जरूर हर बार आता है। तो आंसर आपको मिल गया। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि जो बच्चों को ज्ञान दिया जाए वो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ करके दिया जाए। इसीलिए हम बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं, जिससे वहाँ पे बच्चे वास्तविक रूप में जानवरों को देखें और उनसे कुछ समझें और उनका अवलोकन करें। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। कहा जा रहा है मैं गाँव आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ। ये जो पैराग्राफ है वो हमारे गाँव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये अंदर से लकड़ी के बने। हमने आपको एक बार बताया था, ए फॉर असम, बी फॉर बांस, याद रखिएगा। आंसर मिल जाएगा आपको असम। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन 2019 में भी आया है। चलिए कुछ और चीजें आपको इसके बारे में बताते हैं। चैप्टर नंबर 18 में ये बात कही गई है, ऐसे भी होते हैं घर। मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह हैं, जैसे असम। असम में क्या कहा जा रहा है कि बहुत बारिश होती है। असम में घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये सब वीडियो हम आपको पढ़ा चुके हैं एक ही वीडियो में, वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इनको पढ़िएगा अच्छे से। आंसर आएगा यहाँ पे असम। अगला देखिए। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना, अपने अवलोकन को दर्ज करना, बहुत अच्छी बात। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूपों के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, ठीक है। चर्चा करना, ठीक है। हमने आपको क्या बता रखा है कि ईवीएस में अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है
परिभाषा, तो वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। यहां पे गलत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है निगेटिव, ठीक है, मतलब यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पर्यावरण में हम परिभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको एक नंबर ये भी दिलाएगा। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपना गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, आंसर आ जाएगा उल्लू। झटके से पूछे कौन घुमाता है, तब मैना आएगा। यहां पे इसका आंसर आएगा उल्लू। 19 में झटके वाला प्रश्न पूछा गया, कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन घुमाता है, तब आंसर आता मैना। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल ने दी थी, फ्रांस के थे ये, और ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। कंप्यूटर के द्वारा इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। 6 बिंदुओं पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल के तेल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं? इन्हें मतलब इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। कई किताबों में इसका आंसर केरल दिया है, जो कि है सही। कई किताबों में इसका आंसर दिया है गोवा, जो कि है बिल्कुल गलत। अब आप कह रहे होंगे कैसे, हमने तो पढ़ा है, इसमें ये दिया है, ये दिया है। आपको हम दिखाते हैं एनसीईआरटी से, वैसे तो आप मानेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ खाने पीने की बातें हैं, जैसे हांगकांग के लोग क्या है लिखा है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के एक होटल में जाकर के लिंग हू फेन खाते हैं, मतलब सांप के मांस को क्या कहते हैं, लिंग हू फेन। इसी क्रम में जब आप आएंगे तो सरसों के तेल में बनी मछली की बात कही जा रही, जो कि कश्मीर, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पे, मैं केरल में रहता हूं, मुझे सबसे अच्छी 2 चीजें लगती हैं, वे चीजें मेरे घर के आंगन में उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर, दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए, क्या मजा आ जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या मिल जाएगा आपको, केरल, ठीक है। अब कभी गलत मत करिएगा, कोई भी अगर कहे कि इसका आंसर गोवा है तो आप चैलेंज के साथ बोल सकते हैं कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी है। यहाँ पे देखिए ये थंबनेल वो लगा है, मोहर लगी है। तो आज के बाद ये उत्तर आप गलत मत करिएगा, केरल मतलब केरल। अगला देखिए, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अधिक अभ्यास कार्य? नहीं, ये प्रभावी थोड़ी होगा। ये अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना हो सकता था, लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि हम ऐसे प्रश्न पूछें बच्चों से जो कल्पना परक हो, कल्पना पर आधारित हो, क्योंकि हमें क्या करना है, जिज्ञासा जागृत करना है, जानने की इच्छा। हस्तपरक गलत नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा आपसे, हम बच्चों में जानने जिज्ञासा जागृत करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो है आपका कल्पना परक प्रश्न पूछें, जोर डालने वाले। जैसे अभी बताया नहीं कि यदि जल नहीं होता तो क्या होता, यदि वायु नहीं होती तो क्या होता, ऐसे जिससे बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को सुझाव देती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव क्या होगा? कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन रखें, घर से बाहर अक्सर जाने आने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना, या फिर आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग किया जाए, इससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण को कुछ हेल्प मिलेगी। मतलब जब सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करेंगे, ऐसे क्या होता है, किसी के पास अगर पर्सनल फोर व्हीलर है, कार है, तो उसी से जाता है, मतलब एक सीट एक लोगों को जाना है और एक कार जा रही, तो उतना अधिक प्रदूषण होगा। अगर वही व्यक्ति अगर जाएगा, बस से जाएगा या ट्रेन से जाएगा या सार्वजनिक, तो वो कार जो खड़ी रहेगी उससे जो ईंधन भी बचेगा और उससे जो पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है वो भी कम होगा। तो ऐसे हम रोक सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आने जाने के लिए हम क्या करें, सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। अगला प्रश्न देखिए, रश्मि को ये सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रश्न पत्र निर्माण के स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहले क्या आप प्रश्न लिखने लगते हैं? नहीं, प्रश्न लिखने से पहले आप कुछ रूपरेखा बनाते हैं कि इतने नंबर वाले इतने प्रश्न होंगे, कि किस क्लास के किस स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न लिखना नहीं होगा, सबसे पहले क्या होगा, रूपरेखा यानी डिजाइन तैयार करना। अब यहाँ पे आपको क्लू मिल गया कि जिस भी प्रश्न में दूसरा ऑप्शन पहले है वही इसका उत्तर होगा, क्योंकि सबसे पहले हम डिजाइन तैयार करते हैं। तो अब आपको आसान हो गया, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो से शुरुआत हो रही, तो बाकी ये हो गए गलत, आंसर मिल गया पहला। ये ट्रिक्स और टिप्स आपको हेल्प करेंगी। अब आपको यहाँ पे बता देते हैं स्टेप क्या क्या होते हैं। हालांकि आंसर आपका आ चुका है, एक ही पॉइंट को हमने पकड़ लिया। ये होता है अगर आपका बेस मजबूत होता है तो आपके क्वेश्चन फटाफट से होने लगते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं, उसके बाद
हम क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ब्लूप्रिंट नहीं देखा तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्टिकुलर डेटा, मतलब एक ऐसा हम पहले प्रारूप टाइप में बना लेते हैं जिसमें हम ये फिक्स कर लेते हैं कि अति लघु वाले इतने प्रश्न होंगे, लघु वाले इतने प्रश्न होंगे, लघु वाले में इतने नंबर मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। ये सब जो डेटा पहले मेंटेनेंस कर लेते हैं वही होता है ब्लूप्रिंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्न लिखते हैं और उसके बाद प्रश्न पत्र का संपादन करते हैं। तो 2 4 1 3 ये इसके स्टेप होगा। प्रश्न ये रिपीट हो सकता है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, कहीं नोट कर लीजिए। हाथियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब 3 कथन गलत है। सबसे पहला कथन गलत कौन सा है कि 8-10 घंटे सोता है, बिल्कुल गलत है। आइए दिखाते हैं हाथियों के बारे में कुछ फैक्ट वाली चीजें जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। नंदू हाथी चैप्टर नंबर 3 है यहाँ पे, ठीक है, ईवीएस की ही किताब से। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे। तो अगर कहीं भी ऑप्शन में मिल रहा है 7-8 घंटे आराम करता है, वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, शरीर को ठंडक मिलती है, सही बात है। तो ये पॉइंट है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बहुत आराम करते हैं, हो गया गलत, ये हो गया गलत। तो आंसर क्या मिलेगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए? आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन। 2 कुंटल नहीं, वहाँ पे क्या लिखा था 100 किलो, यानी 1 कुंटल लगभग। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। 5वां पॉइंट यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं, यही से क्वेश्चन बना है। इसीलिए कहते हैं बार बार आपसे कि ये वाला वीडियो जरूर देखिए। 1 घंटे 46 मिनट का है, कंप्लीट हो जाएगा आपका एक ही वीडियो में। कहा जा रहा है यदि 1 महीने के लिए बिजली ना होती तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होता। इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बिजली के स्रोत की तो कोई बात ही नहीं कही जा रही। ये कहा जा रहा है कि बिजली ना होती तो क्या होता। ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? सामान्य जानकारी का आकलन करना, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। नहीं, मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे सोचें, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हमने आपको और कराया था उसी तरीके का कि यदि जल ना होता, वायु ना होता, ऐसे प्रकरण। तो ऐसे प्रकरण इसलिए डाले जाते हैं सिलेबस में कि कल्पना परक और चिंतन परक, मतलब बच्चे कल्पना कर पाएँ। कोई कहेगा बिजली नहीं होता तो हमारा मोबाइल कैसे चलता, हमारी ऑनलाइन क्लास कैसे चलती, हमारा पंखा कैसे चलता। बच्चा सोचेगा, अलग अलग आंसर आएंगे। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कोई रेलगाड़ी, इसको भी कराएंगे। ये देखिए पहले, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो यहाँ पे सही कथन पूछा जा रहा है। अगर सभी कथन सही होते तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर सभी कथन सही होते तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है कि 1 2 3 4, ऐसा तो है नहीं। मतलब ये जरूर हो गया यहाँ से कि एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो है गलत। अब गलत वाला निकालने के लिए हमें खेजड़ी वृक्ष के बारे में पता होना चाहिए। चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ पा रहे होंगे और जो सही जवाब मिलेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए वो क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि वह अपने तने में जल एकत्र कर लेता है और पतला पाइप डाल करके इस जल को पीते हैं। ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में नहीं है। किस वृक्ष के बारे में ये बात कही जा रही है? आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखिए, जल्दी से बताइए। आप सभी के कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे हम और उसका रिप्लाई भी करते हैं जैसे ही समय मिलता है। जब ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं तो सभी के रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं है, 1-2 घंटे कमेंट्स पढ़ने में ही लग जाते हैं। बताइए यहाँ पे। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे जो बात कही जा रही है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। खेजड़ी वृक्ष जो है ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है इसे अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बात बिल्कुल सही है। गलत वाला आपको ऑप्शन 1 देख लेना है और आपका आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो आंसर आपको यहाँ पे हालांकि मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 जो हमने स्किप किया था इसको समझाने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को 4:45 पर पहुंचती है। दूरी इतनी दी है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन 19 में भी पूछा गया है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी यहाँ पे दी है 2649 यानी 2649। अगर हमें समय पता चल जाए तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। समय कैसे निकालेंगे? तो 16 जुलाई को ट्रेन चली, आप मान लीजिएगा कि आप ट्रेन में, बस की बात तो नहीं कही जा रही है, ट्रेन की ही बात है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आप 16 जुलाई को बैठे थे ट्रेन में,
5:15 पे। ये 5:15 कौन वाला है? ये सुबह वाला 5:15 है, क्योंकि अगर शाम वाला होता तो यहाँ पे 17:15 लिखा होता। खैर, तो 5:15 से हम चल दिए हैं, गाड़ी में बैठ लिए हैं 16 जुलाई को। 16 जुलाई से 17 जुलाई तक 24 घंटे हो जाएंगे 5:15 तक। बोलिए, हो जाएंगे। और अगर हम इसको आगे और बढ़ा दें 17 जुलाई से 18 जुलाई तक 24 घंटे और हो जाएंगे, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा? 5:15 हो जाएगा। और हम पहुंच कितने बजे गए थे? 4:45। 48 घंटे हमारे पास आ गए, लेकिन हमने क्या किया? एक्स्ट्रा जोड़ लिया। तो कितना एक्स्ट्रा जोड़ा है हमने? वो यहाँ पे हम क्या करेंगे? घटा देंगे 48 में से। समझ में नहीं आया? फिर से समझिए। 16 जुलाई को हम चले, ठीक है। 17 जुलाई को अगर हम पहुंच जाए 5:15 पे, 24 घंटे हमने खर्च कर लिए। फिर हम क्या करते हैं? 17 से फिर 18 तक अगर जोड़ लें, फिर से 24 घंटे हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास घंटे कितने हो गए? 24 48 घंटे हो गए, लेकिन हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया, क्योंकि हमें पहुंचा कब था? पहुंचा कब दी थी गाड़ी? तो 4:45 पे, और हमने जोड़ क्या रखा है? 5:15। तो 4:45 और 5:15 में कितने घंटे का अंतर है? आप कहेंगे आधे घंटे का अंतर है। तो बस अब आपको क्या करना है? चाल बराबर दूरी बटे समय से आपको निकाल लेना है। 24 24 48, 48 में से आधा घंटा निकाल दीजिए, बचेगा कितना आपका आंसर? 47.5 घंटा। 2649 को आप भाग करिएगा, 2649 को आप भाग करिएगा कितने से आपको भाग करना है? अभी आपने निकाला 47.5, 47.5। इसको जब आप भाग करेंगे आपको उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा कितना? लगभग 55.76 मिलेगा, 55.76 मिलेगा। तो यहाँ पे जब 55 के बाद 50 से ऊपर होता है तो इसको हम पूरा मान लेते हैं, आंसर आ जाएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है।